दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और बच्चों, आज हम करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। इसका मैंने जो टेक्स्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसके नोट्स जो है ना आपको www.rpg.in वेबसाइट से मिलेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी वेबसाइट, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि बच्चों, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं एक्चुअल में क्या करूंगा, 2 या 3 लाइन ऐसी हैं जो मैंने टेक्स्ट की जो वीडियो बनाई थी ना, पोएम समझाई थी जब मैं आपको, उसमें 2-3 लाइन ऐसी थी जिनका मीनिंग मैं ढंग से समझा नहीं पाया या फिर उसका मुझे बेटर अर्थ बाद में समझ में आया, तो मैं उनको दोबारा समझाऊंगा, है ना। वो जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो मेरी वीडियो में जो मैंने समझाया उसी को समझ के रह गए तो वो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और एंड में मैं कुछ 2-3 लाइन का अर्थ वापस बताऊंगा, जो पोएम अपनी ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स की, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट ए के रामानुजन एंड द पोएम, ठीक है। तो ए के रामानुजन कौन थे? ही वाज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन पोएट्री। जो हमारी आधुनिक भारतीय पोएट्री है उनके ग्रेट्स में से एक हैं। वो लिंग्विस्ट थे, पोइट थे, है ना, ड्रामेटिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, है ना, ये सभी थे। मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, मतलब देखा जाए तो। उनकी जो पोइट्री है वो इंडियन कल्चर से संबंधित, ह्यूमन रिलेशनशिप से संबंधित, आइडेंटिटी से संबंधित, इन सभी चीजों को, थीम्स को वो एक्चुअल में केटर करते थे। इन सबसे वो डील करते थे अपनी पोएम्स में। उनको इंडियन कल्चर नजर आएगा उनकी पोएम्स में, उनकी ह्यूमन रिलेशनशिप्स नजर आएगा उनकी पोएम में, आइडेंटिटी भी नजर आएगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको हम पढ़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे उनकी पोइट्री के अंदर। अब देखो, उनकी जो पोएम है ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स, जो आज हम कर रहे थे, मतलब इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में रिलेशंस कलेक्शन से बिलोंग करती है। मैंने आपको ये पोएम समझाई थी जब भी बताया था, और ये 1971 पब्लिश हुआ था ये कलेक्शन। तो ये जो पोएम है ना, ये बहुत ही मार्मिक ढंग से, पॉइग्नेंटली डिस्क्राइब करती है कि कैसे एक मदर सेक्रीफाइस करती है और स्ट्रगल करती है पूरे जीवन भर अपने बच्चों के लिए। इस चीज को ये पोएम बहुत बखूबी ढंग से मतलब समझाती है, बताती है हमको। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? पोएम का सेंट्रल आइडिया इस बात पर है, मतलब इस बात पे सेंट्रलाइज्ड है पोएम, कि भाई एक माँ का रोल किस तरह का होता है, किस तरीके से वो सेक्रीफाइस करती है, सब तरह की दर्द प्रॉब्लम्स को फेस करती है अपने बच्चों के लिए। पोइट ने अपनी खुद की माँ को कैरेक्टराइज किया है, मतलब उनको एक पात्र के रूप में रखा है इस पोएम के अंदर, और उनके द्वारा अपनी माँ को दर्शाते हुए उन्होंने इस अर्थ की सारी मदर्स की तरफ इंडिकेशन दिया है कि सारी मदर्स इस तरह की होती हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करती है अपने बच्चों को बड़ा करने में, पालने में। और उन्होंने एक सरप्राइज भी एक्सप्रेस किया है और दुख भी जताया है कि किस तरीके से ओल्ड एज में उनकी माँ है ना, मतलब बेसिकली हो गई है ना, उसके प्रति उन्होंने सरप्राइज और एक तरह से सॉरो एक्सप्रेस किया है। और देखा जाए तो इसमें इनका जो दुख है ना, वो भले ही पर्सनल हो, परंतु इसने एम्पैथी क्रिएट करी है सभी रीडर्स के अंदर, मतलब सभी रीडर्स के दिल में माताओं के प्रति एक सहानुभूति पैदा होती है पोएट के दुख को देखकर, कि पोएट ने जिस तरीके से सॉरो एक्सप्लेन किया, मतलब एक्सप्रेस किया है अपनी लाइफ में। देखा जाए तो पोएट को सॉरो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि उसको गिल्ट हो रहा था, क्योंकि बिकॉज वो अपनी माँ की लाइफ को आसान नहीं कर पाया। अब तो वो बड़ा हो चुका है ना, बड़ा होने के बावजूद भी अपनी माँ की लाइफ को आसान नहीं कर पाया, उसको बुढ़ापे में भी किचन में काम करना पड़ रहा है एक तरीके से। तो वो जो दुख है ना, वो गिल्ट का फॉर्म है, उसको मतलब पश्चाताप हो रहा है एक तरीके से, उसको दुख महसूस हो रहा है कि ये मतलब बेसिकली मेरी माँ इतनी स्पेशल है, और कोई भी माँ होती है वो इतनी स्पेशल होती है, परंतु मैं उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाया हूँ। तो ये चीज जो एक्सप्रेस करी है ना, उसने भले ही पर्सनल शो करी है, अपना पर्सनल इमोशन शो किया है, परंतु ये पर्सनल इमोशन हम रीडर्स को डायरेक्टली हिट करते हैं दिल पर, और हम सब इस चीज से लिंक कर पाते हैं। ये सेंट्रल आइडिया था पोएम का। थीम्स क्या है? एक तो मदरहुड की थीम है, जो कि सबसे कॉमन है बेसिकली देखा जाए तो पोएम में, कि मातृत्वता, मदरहुड, क्योंकि ये माँ जो होती है ना, एक्चुअल में मदरहुड का जो रोल है, माँ का जो रोल है ना, वो बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही करुणा से भरा हुआ है। देखा जाए तो सारे जो प्राणी हैं उनमें माँ का रोल सबसे करुणा से भरा हुआ होता है। और जो पोएट है ना, उसने माँ की करुणा को, उसकी कंपैशन को यंग एज से लेके, मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक पूरी तरह से दर्शाया है, कि किस तरह से यंग एज में वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए अपने पालने में, सोते हुए बच्चे को झुलाने, मतलब उसको राखने, जब रोने लग जाता है उसको संभालने आती थी, सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। बारिश एक तरह से प्रॉब्लम्स का रूप है ना। और मिडिल एज में उन्होंने चोट खाई, उनकी मतलब देखा जाए तो बॉडी के पार्ट्स में चोट लग गई, वो मैं बताऊंगा, अभी लाइन एक्सप्लेन करूंगा वापस, वो मैं एंड में उसी को मुझे समझाना है आपको, है ना। और ओल्ड एज में वो अभी भी किचन में काम कर रही हैं एक तरह से अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने अपनी जो माँ है ना, बेसिकली उनकी माँ ने मतलब उनको पूरा देखा जाए तो संभाला,
पूरी लाइफ भर हैंडल किया, मतलब यंग एज में पालने में संभालने से लेके बुढ़ापे में, जब तक वो जवान हो चुका है उनका बेटा, स्टिल वो किचन में उनके लिए खाना बना रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मदर होती है ना, वो एक्चुअल में अपने बच्चे को कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए जीवन भर मुसीबतों का सामना करती रहती है। और पोएट ने बताया कि किस तरीके से उसकी माँ क्रिपल्ड हो गई, उनकी चोट लग गई खुद की, मतलब एक तरह से बच्चे की सेफ्टी के लिए बोल सकते हैं, उसे चोट भी लग गई। और ओल्ड एज में वो अभी भी किचन में काम कर रही है उस क्रिपल्ड और ओल्ड बॉडी के साथ में। यानी कि बेसिकली बूढ़े हो चुके शरीर और चोट लगे हुए शरीर के साथ में भी वो मतलब बुढ़ापे में किचन में काम कर रही है। ये सब क्या दर्शाता है? ये लव और कंपैशन शो करता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति। तो ये मदरहुड का जो थीम है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है पोएम के अंदर, ठीक है। एक गिल्ट एंड सॉरो, मैंने अभी बताया था ना, गिल्ट, उसको दुख है, उसको उसको पश्चाताप है, उसको मतलब ग्लानि की वो हो रही है, मतलब अनुभूति हो रही है ग्लानि की। गिल्ट एंड सोरो, देखो पोएम में गिल्ट एंड सोरो की थीम काफी स्ट्रांग है। जब पोएम मतलब खत्म हो रही होती है, उस वक्त एंड में क्या होता है, पोएट देखता है कि उसकी माँ झुक रही है और अपनी 4 उंगलियों से क्या कर रही है, चावल का दाना किचन की फर्श से उठाने की कोशिश कर रही है। अब 4 उंगलियों से क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी एक उंगली में चोट लग गई थी। वही चीज मुझे वापस समझानी है आपको, ठीक है, जब लाइन बताऊंगा मैं एंड में। तो वो इस चीज को देख के डम्ब स्ट्रक है, वो बेसिकली सरप्राइज है, वो मुंह उसका खुला का खुला रह गया है। बेसिकली उसको समझ नहीं आ रहा है कि इतने बुढ़ापे में और चोट लगी हुई, मतलब 4 उंगलियों से भी बेसिकली वो किचन में काम कर रही हैं और इतने बूढ़े शरीर को भी मतलब इतना कष्ट दे रही हैं, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। अभी भी वो सेक्रीफाइसेस कर रही हैं। तो इस बात से पोएट को बड़ा दुख महसूस होता है, उसको रियल में फील होता है, एंड में उसको गिल्ट महसूस होता है कि उसने अपनी माँ के कंफर्ट की लाइफ में कुछ नहीं किया है, उसने कुछ सफिशिएंट नहीं किया कि उसकी माँ को लास्ट में आराम मिल सके। और देखा जाए तो जो टाइटल है ना, ऑफ मदर अमोंग अदर थिंग, ऑफ मदर्स अमोंग अदर थिंग्स, तो मतलब माँ की जगह बाकी दुनिया की सारी चीजों के बीच में वो माँ की जगह है ना, वो स्पेशल नहीं बना पाया पोएट। उस माँ को ऊपर नहीं उठा पाया, नॉट एलिवेटेड टू हायर लेवल, एक ऊंचे दर्जे तक नहीं ले जा पाया लाइफ की बाकी चीजों के कंपैरिजन में। वह अपनी माँ को ऊंचे दर्जे पर नहीं ले जा पाया। ये चीज उसको लास्ट में महसूस होती है कि ये मेरी गलती है, कि मेरी माँ आज भी वही लाइफ जी रही है, मेरे लिए वही कष्ट सहन कर रही है, इवन इन द ओल्ड एज में भी। तो ये गिल्ट एंड सॉरो भी है पोएम के अंदर। ये मैं एक्चुअल में टेक्स्ट समझाते वक्त मैं आपको ये चीज इतने ढंग से नहीं बता पाया था, ये छूट गई थी। तो ये मैं वापस आपको इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो में बताता हूं। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं आपको, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैं टेक्स्ट समझाते वक्त कुछ चीजें मेरे से मिस हो जाती है ना, या फिर कुछ चीजें गलत भी इंटरप्रेट हो सकती है, इसलिए मैं वो यहाँ के करेक्ट करता हूँ। इसलिए दोनों वीडियोस देखना जरूरी है, टेक्स्ट की भी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन की भी। चलो फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं। कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज है फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? देखो, मेटाफर, सिल्क एंड व्हाइट पेटल, स्टार्टिंग में पहले स्टेंजा में पोइट बोलता है अपनी माँ के लिए कि उसकी माँ, मतलब सिल्क एंड व्हाइट पेटल याद आता है उसकी माँ का। तो इस सिल्क एंड व्हाइट पेटल का मतलब क्या होता है? यूथ। ये मेटाफर है यूथ, जवानी के लिए, ब्यूटी, सुंदरता के लिए, है ना। क्योंकि देखो सिल्क और व्हाइट पेटल क्या होते हैं? सफेद पंखुड़िया फूल की। और सिल्क क्या होता है? रेशम। दोनों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दोनों बहुत ही फ्रेश होते हैं, जवानी को दर्शाते हैं। ठीक है, मेटाफर हो गया यूथ एंड ब्यूटी के लिए। रेन, बारिश, बारिश लाइफ की मुसीबतों के लिए एक मेटाफर है। ट्रबल्स, लाइफ में जो ट्रबल्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, बारिश में भीगते हुए माँ पालने के पास में आई। तो बारिश में भीगते हुए, तो इसका अर्थ क्या है कि प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, यानी प्रॉब्लम्स को चीरते हुए भी वो अपने बच्चे के पास में पहुंच जाती है। टेलन, टेलन माँ के हाथ के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी उंगलियों के लिए इस्तेमाल किया गया टेलन। ये भी एक मेटाफर है। एलिटरेशन, माई मदर, मामा, ट्री टेसल, ट ट, हर हैंड्स, ह ह, ये सब क्या है? ये सब के सब इनमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है वर्ड के स्टार्टिंग में। इसमें माँ, इसमें ट, इसमें ह, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है। तो ये सब किसका एग्जांपल है? एलिटरेशन का। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्राइंग क्रेडल, पोएम समझाते वक्त बताया था मैंने। क्राइंग क्रेडल, एक्चुअल में ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है? मीनिंग ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ में जो एडजेक्टिव है, ये क्राइंग एडजेक्टिव है और क्रेडल यहाँ नाउन है। तो इस नाउन के साथ में ये जो एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए नहीं है। यानी क्राइंग क्रेडल, पालना थोड़ी ना रोता है। क्राइंग क्रेडल का मतलब क्या होता है? रोता हुआ पालना। पालना थोड़ी ना रो रहा है, रो कौन रहा है? बच्चा रो रहा है। तो ये क्राइंग मीनिंग क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया है, इसका हस्तांतरण हो गया है। ये कहाँ चली गई ये मीनिंग? किसके लिए क्राइंग? ये है बेबी के लिए, बच्चे के लिए ये क्राइंग, इसलिए इसका मीनिंग ट्रांसफर हो गया। यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट इसीलिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट ऐसी डिवाइस होती है कि नाउन या प्रोनाउन के साथ में एक एडजेक्टिव लगा होता है, और वो एडजेक्टिव उसके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन है उसके लिए नहीं है, वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के लिए है। ठीक है, तो ये बेबी के लिए क्राइंग। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है।
सिबिलेंस, सिबिलेंस क्या होता है? एक ऐसी डिवाइसेस में एक्चुअल में हिसिंग की आवाज आती है। हिसिंग की आवाज का मतलब है ये वाली, देखो लाइन को पढ़ो, स्टिल, सेंसिबल्स, फिंगर्स, स्लोली, फ्लेक्स। तो हिसिंग की साउंड लगातार आ रही है, ये एस से क्रिएट होती है, ठीक है? तो ये सिबिलेंस कहलाता है। अब मैंने पोएम पढ़ाते वक्त बताया था कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इस पोएम के अंदर कैसे है, वो मैं आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन की वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म पर आते हैं। पोएम पोस्ट मॉडर्निज्म का उदाहरण है, पोस्ट मॉडर्न वर्क है एक तरीके से। कैसे? देखो पोस्ट मॉडर्न वर्क्स में कुछ फीचर होते हैं जैसे रैंडमनेस, कि भाई इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता उस पोएम का, उस वर्क का। कोई भी चीज हो, जो भी पोस्ट मॉडर्न वर्क होता है, चाहे वो ऐसे है, चाहे पोएम है, चाहे ड्रामा है, कुछ भी है, नोवेल है, उसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग कैसे भी हो सकता है, रैंडमनेस, एवरीबॉडी कैन एक्चुअली इंटरप्रेट इन इट्स ओन मैनर, है ना? हर कोई अपने खुद के तरीके से उसका अर्थ निकाल सकता है, ठीक है? प्लेफुलनेस होता है, मतलब बहुत ज्यादा आयरनी का इस्तेमाल होगा, ह्यूमर का इस्तेमाल होगा, वर्ड प्ले होगा, शब्दों का हेर फेर इस तरीके से होगा। प्लेफुलनेस मतलब पोएट ने शब्दों के साथ में खिलवाड़ किया, खेल खेला एक तरीके से। ये आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत नजर आएगा। मेटा फिक्शन नजर आएगा, जब रियलिटी के बीच में और फिक्शन के बीच में जो दीवार है, बाउंड्री है, वो खत्म हो जाए, यानी आपको पता नहीं चले कब रियलिटी खत्म हो गई और काल्पनिक चीजें शुरू हो गई, फिक्शन स्टार्ट हो गई। मतलब असलियत और फिक्शन के बीच में जब जो बाउंड्री बनी हुई है ना, वो खत्म होती नजर आए, वो धुंधली पड़ जाए, उसे मेटाफिक्शन कहते हैं। एक्चुअल में से बहुत बार क्या होता है, ऐसा सपना नहीं आता है कि आपको, कि ड्रीम में ऐसा लगा कि सही में आप जीवन, मतलब देखो एक बार तो ऐसे ड्रीम आते हैं कि साफ पता लग जाता है कि ये तो ड्रीम ही है, और कई बार ऐसा सपना आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि मैं रियल लाइफ जी रहा हूं कि मैं सपने में हूं। तो मतलब असली जीवन की और सपने के बीच में जो बाउंड्री है ना, वो धुंधली पड़ गई है। तो मेटाफिक्शन वही होता है कि फिक्शनल वर्ल्ड, काल्पनिक संसार और रियल वर्ल्ड के बीच में जो दीवार बनी हुई है ना, वो आपको पता ही नहीं चले कि कब काल्पनिक संसार से आप रियल वर्ल्ड में घुस गए। वो मेटाफिक्शन कहलाता है। इंटरटेक्चुअलिटी, कि भैया टेक्स्ट के अंदर आपको दूसरे टेक्स्ट, यानी किसी और किताब, किसी और पोएम, किसी और वर्क का रेफरेंस मिलता है, उसका संदर्भ मिलता रहता है, उसे इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। दूसरे वर्क्स, क्योंकि देखो जैसे बहुत बहुत बार क्या होता है, एग्जांपल इंटरटेक्चुअलिटी का एग्जांपल बहुत बढ़िया देता हूं मैं, कि मान लो कोई पोएम है, कोई भी वर्क है, उसमें अचानक एग्जांपल दे दिया कि राम जैसा चरित्र है, औरत का सीता जी जैसा चरित्र है। तो मतलब राम और सीता जी का बेसिकली उन्होंने एग्जाम्पल, मतलब उसके अंदर कोट किया है। तो राम और सीता जी का कोट करने का मतलब क्या है, ये एल्यूजन, ये रेफरेंस लिया है उन्होंने रामायण से। यानी कि वो अपनी पोएम को समझाने के लिए, अपने वर्क को समझाने के लिए रामायण का सहारा ले रहे हैं। समझ में आई बात? यानी खुद के वर्क में किसी और वर्क का रेफरेंस डाल रहे हैं, उसका अर्थ बेहतर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है? ये इंटरटेक्चुअलिटी कहलाती है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में खूब मिलेगी। अब फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि सेटिंग्स, यानी बैकग्राउंड सेटिंग बार बार बदलती रहती है। कभी यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, कभी जगह बदल गई, फिर दूसरी जगह इवेंट हो रहा है, फिर तीसरी जगह घटना हो रही है। मतलब ऐसा होता है कि समय बदलता रहता है, अभी बचपन की बात हो रही है, अब मतलब मिडिल एज की बात हो रही है, अब बुढ़ापे की बात हो रही है। समय बदलता रहता है, बैकग्राउंड जगह बदलती रहती है, और तो ये चीज फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है? और साथ में पिक्चर्स, मतलब क्योंकि कोलाज स्टाइल, कोलाज क्या होता है, कोलाज समझते हो क्या होता है? कोलाज अपन अक्सर आप मोबाइल में फोटोज को, बहुत सारी फोटोज को मिला के एक फोटो बना देते हो, वो कोलाज कहलाता है ना? तो जो पोस्ट मॉडर्न वर्ड होता है, पोस्ट मॉडर्न जो वर्क होता है ना, उसमें आपको कोलाज स्टाइल मिलेगी। यानी कि बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी जगह है ना, अलग अलग समय की, उन सबका मिक्सचर नजर आएगा एक साथ। तो ये जो पोएम है ना, इसमें भी आपको रैंडमनेस नजर आती है। इसमें ऐसी बहुत सी लाइन है जिनका इंटरप्रिटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। प्लेफुलनेस नजर आती है, क्योंकि मेटाफर्स और ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं पोइट ने, जो कि एक्चुअल में बेसिकली उनका इस्तेमाल किसी तरीके से, मतलब उसका अर्थ कैसे भी निकल सकता है, और वो आपको एक तरह से कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है? पोएम में आपको लगातार बैकग्राउंड बदलता नजर आएगा, समय बदलता नजर आएगा। कभी पोएट की, मतलब पोएम की, मतलब पोएट ने पोएम में अपनी माँ की जवानी की बात की है, कभी उनकी मिडिल एज की बात की है, कभी बुढ़ापे की बात कर रहे हैं। तो वो टाइम और सेटिंग बदल रही है लगातार, ठीक है? तो ये फ्रेगमेंटेशन भी है इसके अंदर में। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें पोस्ट मॉडर्न वर्क के जो फीचर्स हो सकते हैं ना, उस कुछ फीचर इसमें क्लियरली हमको नजर आते दिख रहे हैं, इसलिए ये पोस्ट मॉडर्न वर्क आप बोल सकते हो इसको, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पोएम का पोस्ट मॉडर्निज्म का फीचर। अब स्ट्रक्चर राइम स्कीम सिंपल है। पोएम में 5 स्टैंजा है। पहला स्टैंजा ट्रिपलेट है और लास्ट 4 मतलब जो आखिर की जो 4 है वो क्वार्टेन है, जिसे मैं पोएम खोल के बता देता हूँ, है ना? पहला स्टैंजा क्या है? पहला स्टैंजा, अच्छा मैं इनको मिटा देता हूँ ताकि ना आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। देखो
पहला स्टेंजा में 3 लाइन है, ये ट्रिपलेट है, और आगे की चारों स्टेंजा जो बचे हैं वो 4-4 लाइन के हैं, तो ये क्वार्टेन है। यानी ढांचा कैसा है, 5 स्टेंजा है, पहला स्टेंजा 3 लाइन का, बाकी 4 स्टेंजा 4-4 लाइन क्वार्टेन है। कोई राइम स्कीम है, राइम स्कीम इसके अंदर नहीं है। ट्री, देखो राइम स्कीम देखने के लिए हमेशा हम वर्ड लाइन का आखिरी वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड। ट्री, यूथ, ट्री और यूथ के बीच में क्या कोई तुकबंदी है? राइम स्कीम मतलब तुकबंदी। ट्री, यूथ, कोई तुकबंदी नहीं है। डायमंड्स, क्या डायमंड्स किसी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तुकबंदी क्या होती है? ट्री, फ्री, घी, मतलब इस तरह के टर्म कि वो जिनमें तुकबंदी बैठे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निडल्स, बैक, कोई तुकबंदी नहीं है। क्रेडल्स, अब निडल्स क्रेडल्स तो मैच कर रहे हैं, परंतु शू, अब हर जगह पैटर्न सेम नहीं है ना। बात ये है कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न इस्तेमाल नहीं किया, मान लो इसमें तो इस्तेमाल कर लिया, निडल्स और क्रेडल्स मैच कर रहे हैं, तो हम बोल दे मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, परंतु ये सेम चीज हर जगह फॉलो नहीं हो रही। रैग्स, लाइट, ईगल्स, फीट, कोई मैच नहीं कर रहा। गार्डन, सारी, लूज, विंग, कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब इसलिए कोई राइम स्कीम इसके अंदर है नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं जो कुछ लाइंस की बोल रहा था कि जो मैं वापस से आपको समझाना चाह रहा था वो बता देता हूँ। देखो, जब यहाँ पे, हाँ यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। बट हर हैंड्स आर वेट ईगल्स टू ब्लैक पिंक क्रिंकल्ड फीट। एक्चुअल में पोइट ने अपनी माँ के जो हाथ है ना, उनको एक गीले हो गए ईगल के समान बताया है। गीले हुए ईगल के किसके समान? उसके पैर, ईगल के तो पैर होते हैं, हाथ नहीं होते, ठीक है। ईगल के जो सुकड़ गए पैर, क्रिंकल्ड फीट, देखो पानी में भीगते हुए हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, उनमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब माँ हो गई थोड़ी सी मिडिल एज में आ गई, उसकी झुर्रियां पड़ने लग गई हाथों में, तो उसके जो हाथ है वो झुर्रियों वाले हाथ, वो कैसे नजर आ रहे हैं? ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि ईगल के पैर, सुकड़े हुए पैर नजर आते हैं ना, ब्लैक पिंक क्रिंकल्ड फीट, वैसे माँ के हाथ नजर आ रहे हैं। ईगल भीगा हुआ है, इसका मतलब कमजोर। भीगा हुआ ईगल, भीगा हुआ पक्षी क्या होता है? उड़ने में असमर्थ होता है या प्रॉब्लम आती है उसे। तो यहाँ भीगा हुआ ईगल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पोएट ये बताना चाह रहा है उसकी माँ मिडिल एज में आ गई है और वो कमजोर हो गई है, तो उसके जो हाथ हैं उनमें झुर्रियां पड़ने स्टार्ट हो गई हैं। और यही हाथ, वन टेलन क्रिपल्ड इन ए गार्डन ट्रैप सेट फॉर ए माउस, ये इसी के संदर्भ में आगे लिख रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो, कि उनका टेलन मतलब क्या होता है? पंजा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे उसने हाथों को ईगल के पंजे से कंपेयर किया गया है, ठीक है, इसलिए ये मान सकते हैं कि वो यहाँ पे ईगल के जो पंजे की बात कर रहा है ना, मतलब यहाँ जो पंजा लिखा है ना टेलन, वो पंजा एक्चुअल में माँ के हाथ ही है, वो पैर नहीं है। मैंने पोएम में पैर बता दिए थे, ठीक है। तो वन टेलन क्रिपल्ड इन ए गार्डन ट्रैप सेट फॉर ए माउस, कि माँ का जो एक हाथ था ना वो क्रिपल्ड हो गया, उसमें चोट लग गई, उसकी उंगली कट गई एक्चुअल में देखा जाए तो। कैसे कट गई? जो चूहे पकड़ने के लिए जो जाल बिछा रखा था गार्डन में, उसमें वो हाथ आ गया। अब देखा जाए तो क्योंकि चूहे घर को चूहों से सेफ रखने के लिए बेसिकली, और वो ऐसा क्यों कर रही है? अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, गंदगी ना हो, उनको बीमारी ना हो, तो वो अब खुद चोट खा ली अपने बच्चों को, अपने घर को सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज मुझे वापस समझानी थी आपको कि यहाँ टेलन जो है वो हैंड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, और किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ वेट ईगल के पैर के लिए, पैरों के लिए उसने हाथों की बात कही कि उसके जो माँ के हाथ हैं वो वेट ईगल के पैर के समान है, ठीक है। और यही चीज वो आगे कंटिन्यू है कि जिस तरह से एक पंजा होता है, टेलन एक पक्षी का पंजा होता है, कि पंजा यानी माँ का जो पंजा है ना, माँ के पंजे का मतलब यहाँ वो हाथ ही है, क्योंकि यहाँ वो पैरों से कंपैरिजन कर चुका है, इसलिए वो हाथ, और किसको कंपैरिजन कर चुका है? हाथों को कर चुका है, पैरों से कंपैरिजन, इसलिए वो यहाँ हाथ की ही बात कर रहा है, पैर की नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। आपको इसका नोट्स तो मैंने बता दिया, आपको साइट पे मिल जाएंगे www.rguruji.in पर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर। और कुछ समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।